Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm Aradhna Tagotra, your Paper 1 educator. In today's class, we are going to discuss some miscellaneous topics of teaching aptitude. आपको ये जो टॉपिक्स है ना, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं. ये एक या दो बार एग्जाम में आ चुके हैं, बट क्योंकि ये रिपीट हो चुके हैं, सो देयर आर चांसेस कि आपके दिसंबर एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज 6 थिंकिंग हैट्स. जो ये अप्रोच थी ना 6 थिंकिंग हैट्स की, ये किसने दी थी? एडवर्ड डी बोनो. ये आपको नाम याद रखना है. जो 6 थिंकिंग हैट्स अप्रोच था वो एडवर्ड डी बोनो ने दिया था. ये टेक्निक क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स टू लुक एट अ प्रॉब्लम इन 6 डिफरेंट वेज. हम 6 अलग अलग तरीके से किसी एक प्रॉब्लम को देख सकते हैं. हम बोलते हैं ना, एवरी पर्सन हैज इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ये उसके ऊपर बेस्ड है. Each thinking role is identified with a colored symbolic hat. हर एक hat का एक specific color है जो उस personality trait को depict करता है. There is a concept of lateral thinking. ये भी हमें एडवर्ड डी बोनो ने दिया था. It is a method of solving the problems indirectly, often in creative and surprising ways. देखिए ये 6 hats हैं. Blue hat, white hat, red hat, green hat, yellow hat and black hat. ब्लू हैट का मतलब है प्रोसेस. प्रोसेस मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, व्हाट थिंकिंग इज नीडेड. जो आप थिंकिंग है, आप उसको कितना सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं, क्या आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं या रैंडम जा रहे हैं. इट इज डिनोटेड बाय अ ब्लू हैट. व्हाइट हैट का मतलब होता है फैक्ट्स. फैक्ट्स का मतलब इंफॉर्मेशन एंड डेटा. व्हाट डू आई नो, हाउ डू आई नीड टू फाइंड आउट. ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर किससे पता लगता है? फैक्ट्स के थ्रू पता लगता है. देन रेड हैट. रेड हैट मतलब फीलिंग्स. जो हमें इंट्यूशंस आते हैं, जो हमें गट फीलिंग्स आती है, इंस्टिंक्ट्स आते हैं, वो सब क्या है? हमारा रेड हैट डिपिक्ट करता है. फीलिंग्स कैन चेंज, नो रीजंस आर गिवन. ग्रीन हैट स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी, ideas, alternatives, possibilities, innovations. All this is green hat. Yellow hat, benefits. Benefits, hope, optimism. So all this is denoted by yellow hat. Positives, plus points. Why an idea is useful, logical reasons are given. Black hat is cautious, difficulties, weakness, dangers. Spotting the risk, logical reasons are given. So white hat, information and data. Blue, process. Green is for creativity, red is for feelings, yellow for benefits, black for cautious. Now the theory of 6 thinking hats was coined by, अभी हमने किया, एडवर्ड डी बोनो. Method of solving problems indirectly, often in a creative and surprising way, is called as lateral thinking. Which of the following hat is considered to be creative? Green. यहाँ पे क्रिएटिव की जगह कॉशियस भी दे सकते हैं, ठीक है, फीलिंग्स भी दे सकते हैं, प्रोसेस भी दे सकते हैं, फैक्ट्स भी दे सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आपको आ सकता है. देखिए, व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, ग्रीन हैट. जजमेंटल एंड कॉशियस सबको पता है, इट इज ब्लैक हैट. कॉशियस. डेटा गैदरिंग फैक्ट्स, इट इज व्हाइट हैट. प्रोवोकेशंस, ऑल्टरनेटिव्स, क्रिएटिविटी, ग्रीन हैट. इंट्यूशंस एंड इमोशंस, रेड हैट. सो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. उसके बाद आता है हमारा टॉपिक डिसीजन ट्रैप्स. डिसीजन ट्रैप्स का जो कॉन्सेप्ट था ये हमें रूसो और शू मेकर ने दिया था. और इन्होंने 10 मोस्ट बैरियर्स, जो कॉमन बैरियर्स है, जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हम कौन कौन से बैरियर्स एनकाउंटर करते हैं, वो हमारा डिसीजन ट्रैप्स में आता है. सबसे पहले आता है प्लंजिंग इन. प्लंजिंग इन का मतलब क्या है? बिगिनिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड ईच कंक्लूजन विदाउट फर्स्ट टेकिंग अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द क्रक्स ऑफ द इशू यू आर फेसिंग. मतलब अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आप फटाफट कंक्लूजन की तरफ भागते हैं विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या पूछ रही है. हमें सिर्फ कंक्लूजन चाहिए, हमें चाहिए कि हाँ जितना इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए हम उसको इकट्ठा कर ले एंड देन वी कैन रीच द कंक्लूजन. दिस इज प्लंजिंग इन. सेकेंड इज फ्रेम ब्लाइंडनेस. setting out to solve the wrong problem because you have created a mental framework for your decision. कभी कभी हम जो सोल्यूशन पे पहुंचते हैं ना, वो ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझा ही नहीं है. हमने प्रॉब्लम हमने एक बार पढ़ा,
हमने वो ही क्रिएट कर लिया कि हाँ इसका ये सोल्यूशन होगा, और हम फटाफट मतलब कंक्लूजन की तरफ पहुंच गए विदाउट इवन सीइंग द प्रॉब्लम, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि क्या पता हमने कुछ गलत पढ़ लिया है, या जो हमारे दिमाग ने इंटरप्रेट किया प्रॉब्लम को वो चीज वैसी थी ही नहीं. सो दिस इज फ्रेम ब्लाइंडनेस. लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल. Failing to consciously define the problem in more ways than one, or being unduly influenced by others. हमने सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हमने और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज कर दिया. दैट इज लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल. ओवर कॉन्फिडेंस इन योर जजमेंट. Failing to collect key factual information because you are too sure of your assumptions and opinions. हमने डेटा कलेक्ट किया बट हमने उतना कलेक्ट नहीं किया जो एक प्रॉपर कंक्लूजन तक हमें पहुंचा सके. क्यों? क्योंकि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो हमने सोचा है वो ठीक सोचा है. शॉर्ट साइटेड शॉर्टकट्स. Relying inappropriately on the rules of thumb, such as implicitly trusting the most readily information available. बड़ी बार होता है हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और जो हमें फर्स्ट लिंक मिलता है हम उसी पे क्लिक करके वही पढ़ना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन सर्चिंग डाउन द नेक्स्ट ऑप्शंस. हम वो भी स्क्रॉल भी नहीं करते, हम नेक्स्ट पेज तो छोड़ो, हम नेक्स्ट लिंक तक भी स्क्रॉल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें होता है कि हाँ जो पहले आया वो अच्छा ही होगा. सो दिस इज शॉर्ट साइटेड शॉर्ट सर्किट्स. फिर आता है शूटिंग फ्रॉम द हिप. Believing you can keep straight in our heads all the information you have discovered and therefore whinging it rather than following a systematic procedure when making a final choice. हमें लगता है हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हमें सब कुछ याद है, बट कभी कभी हम माइन्यूट डिटेल्स भूल जाते हैं, हम उनको हम नोट डाउन नहीं करते हैं, वो स्किप हो जाती है while making the final conclusion. So this is shooting from the hip. Group failure. Assuming that with many smart people involved, good choices will follow automatically and therefore failing to manage the group decision. हम बोलते हैं ना कि हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम जब ये धारणा बना लेते हैं ना कि अच्छे लोग हैं तो डिसीजन भी अच्छा ही होगा, तो क्या होता है कि हम ग्रुप डिसीजन को मैनेज करना ही भूल जाते हैं. क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा ग्रुप तो बहुत अच्छे लोगों से भरा पड़ा है, ठीक है, जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, तो जो डिसीजन होगा वो अच्छा ही होगा. सो दिस इज ग्रुप फेलियर. फूलिंग ourselves about feedback. Failing to interpret the evidence from past outcomes for what it really says, either because we are protecting our ego or because we are tricked by the hindsight. हमें पता है कि हमने पिछली बार ये गलती की थी, बट हम फिर से उस मतलब जो हमने पिछली गलती से सीखा अब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि हमें पता था हमने पहले वो गलती की थी, बट शायद इस बार सेम चीज होगी तो हमारे ईगो को हर्ट होगा, है ना. तो वो चीज, तो फूलिंग आवरसेल्व्स अबाउट फीडबैक. हमें पता है कि ये चीज ऐसे नहीं करनी थी, बट स्टिल वी आर डूइंग इट टू प्रोटेक्ट आवर ईगो, कि लोगों के सामने हमारी नाक ना कट जाए. नॉट कीपिंग ट्रैक. Assuming that experience will make its lessons available automatically and therefore failing to keep a systematic records. तभी बोलते हैं ना, आप जो भी काम करते हैं आप उसको नोट डाउन करते जाइए, पॉइंटर्स बनाते जाइए, क्योंकि आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं आपको उस टाइम लगेगा मुझे सब कुछ याद हो रहा है, बट आफ्टर 2 days 3 days 4 days आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. सो नॉट कीपिंग अ ट्रैक इज अ डिसीजन ट्रैप. फेलियर टू ऑडिट आवर डिसीजन प्रोसेस. Failing to create an organized approach to understand our own decision making, so we remain constantly exposed to all the above mistakes. हमने जो डिसीजन बनाया हम उसको एनालाइज नहीं करते. जैसे हम आपको बोलते हैं आप मॉक टेस्ट कीजिए, आप एनालाइज कीजिए, चाहे आपका सही क्वेश्चन है चाहे गलत क्वेश्चन है, आपको दोनों क्वेश्चंस को एनालाइज करना है. वो क्यों करना है? ताकि आपको पता चले कि आगे आपने जो अप्रोच लगानी है वो कैसे लगानी है. आपने जो इस बार गलती की है आपको अगली बार नहीं करनी है. सो दिस इज फेलियर टू ऑडिट. आप अपने डिसीजन प्रोसेस को ही ऑडिट नहीं कर पाते हैं. सो दीज आर द 10 डिसीजन ट्रैप्स जो हमें रूसो और शूमेकर ने दिए थे. Which among the following are components of decision traps to illustrate what needs to be a possible evaluation of framework to monitor the learning process? Overconfidence, coaching, frame blindness, taking shortcuts, persistent misconception. ओवर कॉन्फिडेंस हमने पढ़ा है, कोचिंग एज सच हमने कुछ नहीं पढ़ा, फ्रेम ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा है, टेकिंग शॉर्टकट्स हमने पढ़ा है, परसिस्टेंट मिसकंसेप्शन नहीं पढ़ा. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी. फिर हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट पोर्टफोलियो का. ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में. That is why I have categorized all of these topics into miscellaneous topics.
अब स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क and related material that depicts students' activities, accomplishment and achievement in one or more school subjects. आप एज अ स्टूडेंट या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स ने कोई कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ अकम्पलिश किया है, कोई कंपटीशन जीता है, या किसी सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं, आप जब उनको कलेक्ट करते हैं, दैट इज अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो। आपने देखा है जैसे मॉडल्स होते हैं, तो जब वो ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो जो जजेस होते हैं वो बोलते हैं आपने अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, तो एक उनके पास एल्बम होती है जिसमें उस एल्बम में उनकी पूरी कलेक्शंस होती है पिक्चर्स की, विद डिफरेंट पोजेस, विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैशन दे आर वेयरिंग। सो ऑल दिस इज अ पोर्टफोलियो। तो अगर हम स्टूडेंट की टर्म्स में बात करें या टीचिंग की टर्म्स में बात करें, तो पोर्टफोलियो क्या है? स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, जहां पे उस बच्चे की जितने भी अचीवमेंट्स है उन सबका कलेक्शन। टीचर्स यूज पोर्टफोलियोज टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द लर्निंग गोल्स, डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग मास्टरी। जब हम किसी बच्चे का जो भी उसका अचीवमेंट है, जो भी उसने अच्छा काम किया है, हम जब वो एक कलेक्ट करके रखेंगे, उससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। मे बी वो सब्जेक्ट्स में वीक है बट वो डांस में बहुत अच्छा है, मे बी वो पोइट्री में बहुत अच्छा है, या मे बी वो लिटरेचर बहुत अच्छा पढ़ता है, हिंदी में बहुत अच्छा है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो उससे हमें क्या पता चलता है? उसका हमें एक पता लगता है कि उसका लर्निंग गोल क्या है, उसको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो किस चीज में ओवर द टाइम प्रोग्रेस कर सकता है। हम अगर जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ ही इज गुड इन मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप आगे जाके मैथ्स को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप डांस में अच्छे हैं, आप सिंगिंग में अच्छे हैं, आप आर्ट में अच्छे हैं, आप जिस चीज में अच्छे हैं आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं ओवर द टाइम एंड डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग मास्टरी। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज: पर्सनल पोर्टफोलियो, जिसमें हमारे पिक्चर्स, अवार्ड्स एंड अदर मेमोरेबल इंटरेस्ट, हॉबीज, इवेंट्स, वो सब कुछ कैप्चर होता है। वर्किंग पोर्टफोलियोज, सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क सैंपल्स पीरियोडिकली ओवर 6 months, ओवर ईयर, ठीक है, हर 3 सेमेस्टर 3 months के बाद। तो दिस इज वर्किंग पोर्टफोलियोज। Record keeping portfolio usually kept by teachers that contain the necessary assessment samples. ग्रुप पोर्टफोलियो, जो भी स्टूडेंट्स का एज अ ग्रुप उन्होंने काम किया होता है, दैट इज अ ग्रुप पोर्टफोलियो। थीमेटिक पोर्टफोलियो, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो बच्चे ने काम किया है उसके लिए, दैट लास्ट अप टू 2 to 6 weeks। दिस इज थीमेटिक पोर्टफोलियो। इंटीग्रेटेड क्या हो गया? मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। शोकेस पोर्टफोलियो, जो भी स्टूडेंट का बेस्ट वर्क सैंपल होगा, चाहे वो मतलब स्कॉलरली एकेडमिक है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर है, दोनों में से जो भी उसका बेस्ट होगा विद इन एन ईयर, हम उसको शोकेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो इज अ सॉफ्टवेयर डेटाबेस ऑन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियोस एटसेट्रा। मल्टी ईयर रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स। फिर आता है एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है? दे आर द ब्रीफ written accounts of specific incident or behavior which is observed by teachers during everyday classroom activities. कुछ आपको इवेंट, कुछ इंसिडेंट ऐसा लगा एक बच्चे के बिहेवियर के बारे में जो आपको लगा कि वो लिखना जरूरी है, दैट विल बिकम एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। दे आर इनफॉर्मल, दे रिकॉर्ड they are informal records that capture key moments related to a student's social, emotional, academic or behavioral development. कुछ ऐसा अनयूजुअल सा, कुछ ऐसा इवेंट हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उस बच्चे ने एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया, चाहे वो सोशली था, इमोशनली था, बिहेवियरल था, एकेडमिकली था, जिस वे में था, तो आपने उसको इनफॉर्मल वे में नोट डाउन कर दिया। अब इसका पर्पस क्या होता है? इट इज नॉट टू ग्रेड और जज अ स्टूडेंट, आप उस बच्चे को जज नहीं कर रहे हैं, बट रादर to provide a narrative that helps the teachers to understand the social behavior in context and track the progress over time. आपको पता चलेगा उस बच्चे का बिहेवियर क्या है सोशली, या फिर अगर जब ऐसा इवेंट होता है या ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक बच्चा कैसे बिहेव करता है, तो वो उसको जो हेल्प करता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। These records allow the teachers to note down specific details about students' actions, language and interactions. क्या पता उसने बहुत अच्छे से या बहुत कामली वो सिचुएशन हैंडल की जहाँ पे बाकी बच्चे पैनिक हो जाते हैं।
या फिर उसने बहुत फाउल लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या करें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट माइट अदरवाइज गो अननोटिस्ड। दीज रिकॉर्ड्स आर पर्सनल एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब आप लिखते हैं, और पर्सनल होते हैं, फोकसिंग ऑन वन इंसिडेंट और अ बिहेवियर एट अ टाइम, ऑफन विदाउट एनी अटेम्प्ट टू जनरलाइज इट डीपली। आप उसको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर एक सिचुएशन में एक बच्चे ने अच्छा बिहेव नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है वो बुरा बच्चा है, क्या पता उसको वो सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आई, तो आप वो चीज लिख रहे हैं कि उसने उस टाइम पे कैसा बिहेव किया था, ताकि आप उसको समझा सकें, आप उसका प्रोग्रेस कर सकें, ना कि आप उसको जज कर सके कि ये तो है ही गंदा बच्चा है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, question says a collection of students work in an area showing growth, self reflection and achievement is called portfolio. Which of the following is not a feature of portfolio? Portfolios, they collect work samples over time, reflect development and changes, bilkul. Portfolios involve students in design, collection and evaluation, correct. Portfolios promote self regulation by involving students in the assessment of their own learning progress, bilkul. Portfolios comprise of disconnected tests and quizzes and help in ascertaining the product of learning, no. ये एक फीचर नहीं है पोर्टफोलियो का। Next question says, what should be avoided in anecdotal records? Identifying mainly problematic situations, making judgments, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना। Identifying strength and weakness, ये कर सकते हैं। Identifying child's areas of interest and relationship, yes, लेकिन हम खाली problematic situations को ही लिखें anecdotal records में, या फिर हम उसके basis पे बच्चे को जज करें, so all these, मतलब not all these 2 points A and B हमें ये चीजें avoid करनी चाहिए। Question 4, the following are the features of anecdotal record except it is an accurate description of events, correct. It describes personal development or social interactions of a child, correct. It is a factual report with enough detail, yes. It is a subjective evidence of behavior and therefore does not provide feedback for scholastic area, no. It does provide a feedback. What are the key components that should be included in a student portfolio? Collection of complete artwork होना चाहिए, reflective essays on their creative process होना चाहिए, standardized test scores, no, scores कभी नहीं होते, peer feedback and critics होने चाहिए। तो A, B and D ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Our next topic is self-regulated learning. Self-regulated learning हमें बैरी जिमरान ने दी थी in the early 2000. He developed a cyclical model of self-regulated learning. Self-regulated learning होता क्या है? Where learners take the charge of their own learning. अगर मुझे कुछ सीखना है तो I am responsible for what I am learning. That is self-regulated. मैं जो सीख रही हूँ वो खुद से सीख रही हूँ, intrinsically motivated होके सीख रही हूँ. It involves setting the goals, monitoring progress, evaluating outcomes, and it encourages independence and responsibility. Now, Zimmerman's three-phase model, forethought process, performance phase and self-reflection. Forethought मतलब जहाँ पे आप प्लान करते हैं, परफॉर्मेंस इट इज ड्यूरिंग द लर्निंग जहाँ पे आप सीखते हैं और मॉनिटर करते हैं, रिफ्लेक्शन विच इज डन आफ्टर लर्निंग जहाँ पे आप इवेल्युएट करते हैं और जो आपको फीडबैक मिलता है आप उससे इंप्रूव करते हैं, forethought phase that is before learning, before learning begins. It focus on planning and motivation. आप प्लान करते हैं कि आपने क्या सीखना है, कैसे सीखना है. It includes setting the goals, planning strategically, self-efficacy and task value or interest. Performance phases during the learning process. So focus on execution and monitoring. It includes attention control, use of learning strategies and self-monitoring or self-observation. Self-reflection जब आपने सीख लिया after the learning, so you focus on evaluation and reaction. It includes self-judgment like was the goal met? अगर मैंने बोला था कि मैं 1 आवर में टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 टॉपिक्स कर लूंगी, क्या मैंने वो किए?
क्या पता मैंने आधा ही टॉपिक पढ़ा है, बाकी टाइम मैं मस्ती मार रही थी, क्या पता मैंने 2 की जगह 3 टॉपिक्स याद कर लिया है। तो क्या जो मैंने गोल सेट किया था अपने 1 आवर के लिए, क्या वो मैंने अचीव किया या नहीं किया? एट्रीब्यूशन, व्हाई डिड आई सक्सीड और फेल? सेल्फ सेटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट? फ्यूचर डिसीजंस, कंटिन्यू और यू शुड चेंज द स्ट्रैटेजी। अब देखिए क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। सेटिंग गोल्स, regulating learning, enacting tactics and strategies, analyzing the task, devising plans। सबसे पहले आप टास्क को एनालाइज करेंगे ना। अगर मैंने आपको बोला है कि आपने 2 टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के पढ़ने हैं, तो आप पहले टास्क एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप गोल सेट करेंगे कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक है, अब मेरा गोल क्या है कि मुझे 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, देन वी हैव ई विच इज डिवाइजिंग द प्लान्स, then enacting the tactics and strategies, and last is regulating learning। cyclical phases या सब process of self regulated learning model by Zimmerman operate as। ये आपको सीक्वेंस में लगाना था, ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। पहला आता है टास्क एनालिसिस, फिर आता है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ रिएक्शन का मतलब आप जब इवेलुएट कर रहे हैं, देन हाउ हाउ आर यू रिएक्टिंग। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप सेटिस्फाइड है, आप डिसअपॉइंटेड हैं। सो दीज आर द साइक्लिकल फेजेस या सब प्रोसेसेस ऑफ द जिमरमैन्स सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रूब्रिक्स का। रूब्रिक्स क्या होता है? इट इज अ स्कोरिंग टूल दैट लिस्ट द क्राइटेरिया फॉर अ पीस ऑफ वर्क और व्हाट काउंट्स। A rubric is a multi-purpose scoring guide for assessing student products and performances. It helps to improve teaching, contribute to sound assessment, and serve as a source of information for program improvement। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा कि मैम आप क्या बोले जा रहे हो। देखिए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं रूब्रिक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और लेट्स से फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको पता नहीं था, उसको सिर्फ ना फॉर्मूला पता था उस क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का, उसको सिर्फ फॉर्मूला पता था, तो वो फॉर्मूला लिखाया कि सो एंड सो क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है, उसने पूरा सॉल्व नहीं किया। अब टीचर ने क्या किया, उसका मूड बहुत अच्छा था, उसने देखा कि यार बच्चे ने फॉर्मूला तो लिखा है, चल इसको हम 1 मार्क्स दे देते हैं, तो वो उसने 1 मार्क दे दिया। अब आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में जो टीचर्स होते हैं ना वो शफल्ड होते हैं, लाइक जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम इन दिल्ली, तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा बोर्ड का पेपर होगा वो दिल्ली के टीचर्स के पास ही जाएगा, क्या पता वो कन्याकुमारी पहुंचा दे, क्या पता वो ईस्ट में कहीं पहुंचा दे, क्या पता आंध्र प्रदेश का जो बोर्ड का पेपर था वो दिल्ली आ रहा है, चंडीगढ़ आ रहा है। सो वो शफल्ड होते हैं, ठीक है। एक और बच्चा था, उसने भी सेम चीज की कि वो फॉर्मूला लिख कर आ गया, लेकिन उसका पेपर जिस टीचर के पास गया ना, वो ना लड़ाई करके आया था घर से, उसको वैसे ही बड़ा गुस्सा चढ़ा था, उसने बोला खाली फॉर्मूला कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मार्क। अब आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बायसनेस हो गई कि काम दोनों बच्चों ने ठीक किया है, दोनों ने फॉर्मूला लिखा है, बट एक को मार्क्स मिल गए और एक को क्या मिला, 0 मिला। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग रूब्रिक्स यूज करते हैं। सो रूब्रिक्स क्या है? एक असेसमेंट टूल है। अब सब टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देगी कि अगर बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, खाली फॉर्मूला, तो आप उसको 1 मार्क देंगे। अगर उसने सो एंड सो स्टेप लिखा है, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप उसको 2 मार्क्स दे दीजिए। अगर सो एंड सो बस थोड़ा सा उसने सॉल्व कर दिया है या क्वेश्चन मतलब पूरे स्टेप किया है लेकिन जो आंसर है वो गलत निकाल दिया, तो आप उसको चलिए 2.5 मार्क्स दे दीजिए। तो ऐसे करके ना एक रूब्रिक्स बनता है। सेम आप किसी कंपटीशन में, डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, जजेस बैठे हैं, सेम अप्लाइज टू देम, क्योंकि हर एक ह्यूमन बिहेवियर का अलग अलग तरीका है ना। क्या पता एक जो फर्स्ट जज है वो अगर डांस कंपटीशन है वो बोल रहा है यार आपने पुराने गाने पे डांस किया है,
दूसरा जज बोल रहा है यार मेरे को डांस पसंद नहीं आया, गाना गाना का जो सिलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, इट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, मे बी वो उसका फेवरेट हो। ठीक है, तीसरा जज बोल रहा है हाँ ठीक था ना, मुझे गाना पसंद आया ना मुझे डांस पसंद आया, तो वो उस हिसाब से उसको मार्क्स देगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, बायसनेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग रूब्रिक्स का यूज करते हैं। सो रूब्रिक्स क्या है? इट इज एन असेसमेंट टूल। उससे क्या होता है? कंसिस्टेंसी आती है, रिलायबिलिटी आती है, एंड इट मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग सब्जेक्टिविटी और बायसनेस। अब देखिए, हमारे पास ना रूब्रिक्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 components of rubrics are there. The first one is criteria. ये आप लिख लीजिएगा शॉर्ट में, ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ पॉइंटर्स में, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्राइटेरिया, इट इज इवेल्युएटेड बाय इवेल्युएटेड इन अ टास्क। दूसरा था हमारा लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, लेवल्स का मतलब गुड, वेरी गुड, सैटिस्फैक्टरी, ठीक है, वेरी सैटिस्फैक्टरी, डिसअग्री, अग्री, सो ऑल दीज आर द लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड क्या आता है हमारा? डिस्क्रिप्टर्स। अब जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है हमने उसको डिस्क्राइब भी तो करना है कि किस क्राइटेरिया में क्या चीज फॉल करती है, किस क्राइटेरिया का क्या डेफिनेशन है, दैट इज डिस्क्रिप्टर्स। अब देखिए, रूब्रिक्स जो होते हैं हमारे बेसिकली 2 तरह के होते हैं, हॉलिस्टिक, एनालिटिकल। हमारे पास जनरल भी होते हैं, टास्क स्पेसिफिक भी होते हैं, बट जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हम असेसमेंट क्राइटेरिया के बेस पे करते हैं, विच इज हॉलिस्टिक एंड एनालिटिकल रूब्रिक। अब देखिए, हॉलिस्टिक ये क्या है? ये हमारे क्राइटेरियाज हैं, और ये क्या चीज है? ये हमारा डिस्क्रिप्टर है। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओवरऑल। सो हॉलिस्टिक रूब्रिक क्या करता है? इट इवैल्यूएट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस based on single dimension of a given assignment। एक ही क्राइटेरिया, एक ही मतलब डायमेंशन के बेसिस पे वो ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको असेस कर देता है। जैसे एक क्राइटेरिया हमारा एग्जाम्पलरी, उसका हमने स्कोर रख दिया 24। अब एग्जाम्पलरी में क्या आएगा? देखिए, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए, जो बच्चा मल्टीपल एग्जाम्पल्स देगा टू इलिस्ट्रेट द जर्नर, वो एग्जाम्पलरी है। जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगा, मल्टीपल एग्जाम्पल्स देगा, अलग अलग फील्ड से एग्जाम्पल्स देगा, दैट इज एग्जाम्पलरी। प्रोफिशिएंट 22। अब जॉनर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब कैटेगरी द सब categories and subcategories are identified and explained at least 2 examples of the genre। इसने क्या बोला था यहाँ पे? मल्टीपल एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पलरी। जो कम से कम 2 एग्जाम्पल्स देगा वो प्रोफिशिएंट की कैटेगरी में जाएगा और उसको हम 22 मार्क्स देंगे। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के बेसिस पे, सिंगल डायमेंशन क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल। जो मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रहा है वो उसको 24 नंबर मिल रहे हैं, जो कम से कम 2 एग्जाम्पल्स दे रहा है उसको 22 नंबर मिल रहे हैं। अब ये देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ द जॉनर इज प्रेजेंटेड, जो एक एग्जाम्पल दे रहा है हम उसको 20 नंबर दे रहे हैं। तो क्राइटेरिया एक ही है और उसी के बेसिस पे हमने पूरे बच्चे को ओवरऑल एसेस कर दिया। दिस इज हॉलिस्टिक रूब्रिक। उसके बाद आता है एनालिटिकल रूब्रिक।
एनालिटिकल रूब्रिक क्या होता है? अब ये देखिए, ये जो है ये चीजें, ये क्या आ गई हमारी? डिस्क्रिप्टर्स। और ये क्या आ गया हमारा? ये लेवल्स आ गए। बिलो एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्टरी, दीज आर द लेवल्स। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, ये क्या आ गए हमारे? ये क्राइटेरिया आ गए। सो एनालिटिकल जो रूब्रिक है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। एवरी क्राइटेरिया इज assessed separately using different dimensions। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है, ओरल प्रेजेंटेशन के लिए हमने ये एनालिटिकल रूब्रिक बनाया है। अगर एविडेंस हम दे रहे हैं जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 0 से 2 मार्क्स हम दे सकते हैं। कंटेंट इनएक्यूरेट है या ओवरली जनरल है, तो उसके लिए ये मार्क्स हैं। अगर प्रेजेंटेशन हैज अ फोकस एंड प्रोवाइड सम एविडेंस, तो 3 से 5 नंबर के बीच में हम दे सकते हैं। इट कैन बी इधर 3 मार्क्स, इधर 4 और 5। ठीक है। एग्जाम्पलरी, जो प्रेजेंटेशन इट इज केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड और बहुत कन्विंसिंग है, तो हम 6 to 8 मार्क्स उसको दे रहे हैं। अगर तो कंप्लीट है कंटेंट, तो हम 10 to 13 मार्क्स दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हर एक डायमेंशन के लिए अलग अलग स्कोर रखा हुआ है। सो दिस इज एनालिटिकल रूब्रिक। नाउ, which of the following is not generally included in assessment rubrics? Performance criteria, rating scale, indicators of performance, list of tasks completed। ये जो हमने पीछे, मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बनाए थे ना, देखिए ये आ गया हमारा क्राइटेरिया। लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस को आप रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्टर्स को आप इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता है। क्राइटेरिया है, स्केल है, परफॉर्मेंस है, बट जो लिस्ट ऑफ टास्क कंप्लीटेड है, इट इज नॉट included in assessment rubrics. Which among the following is best suited for assessing social skills? Checklist, rating scale, rubrics, numerical scale? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? rubrics। फिर आता है हमारा learning curve। A learning curve graphically depicts how a process improves through learning and increased proficiency। टाइम के साथ, ये टाइम है और ये परफॉर्मेंस है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती रहती है ना। टाइम बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज लर्निंग कर्व। और ये किसने दिया था? ये दिया था हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में। देखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। पहला आता है डिमिनिशिंग रिटर्न। आप ये देखिए, ये इनिशियली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर ये कम हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा ग्रोथ है, एकदम से ग्रो कर रहा है। दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जब पता चलता है आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है विद इन अ मंथ, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है ना। आप जल्दी 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 पढ़ते हैं, एंड फिर थोड़े वीक्स के बाद वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, या फिर वो एक स्टैग्नेंट हो जाती है। दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर आता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है? इनिशियली, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स कर्व होता है ये। और ये क्या होता है हमारा? दिस इज कनकेव कर्व। कनकेव कर्व। अब देखिए, इनिशियली जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीरे धीरे, विद टाइम के साथ वो बढ़ रही है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला मॉक्स के लिए आपको पहले टाइम लगेगा, ठीक है। अगर
1 आवर का मॉक है, आपको शायद एक्स्ट्रा टाइम लग जाए या फिर आपका मन ही नहीं करेगा, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और आपको कम टाइम लगेगा। शायद वो 1 आवर का मॉक है, आप शायद वो 50 मिनट्स में ही कर ले और 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए मिल जाए। सो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इनिशियली इट इज स्लो एंड देन इट इंक्रीजेस। फिर आता है हमारा एस कर्व। एस कर्व क्या है? देखिए, स्लो बिगनिंग है, फिर बढ़ गया और फिर प्लेट्यू आ गया। मतलब आपने पहले कुछ सीखा सीखा, आप जैसे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, एंड फिर एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया जब सीखने के लिए कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि आप पेपर को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे थे, और जब वो पेपर क्लियर हो गया तो अब आपके पास उस पेपर के रिलेटेड सीखने को कुछ नहीं है। ऑल्दो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं जिस कंटेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, आप वो समझने की कोशिश कीजिए कि इट वॉज अ स्लो बिगिनिंग, देन इट वॉज अ स्टीप एक्सेलरेशन, एंड देन कम्स द प्लेट्यू। और इससे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है? Learning plateau is a long, flat and horizontal stretch in the learning curve which represents a stationary stage. Stationary या फिर आप इसको stagnant भी बोल सकते हैं। Stagnant, रुका हुआ, जो बढ़ नहीं रहा है। Plateau in a learning represents a period in learning process where no improvement occurs even with any number of practice. अब जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, अब जितना मर्जी अपने आप को अच्छा कर लीजिए, बट अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपको अचीव करना था वो आपने अचीव कर लिया है। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स कर्व, स्लो लर्निंग फेज, फिर आप प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है, देन कम्स द प्लेट्यू, देन पीक प्रोफिशिएंसी एंड ओवर लर्निंग। स्टेज 1 स्लो इनिशियल लर्निंग फेज, स्टेज 2 प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी जो आप लर्निंग है आप प्रोफिशिएंट बनते जा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे से सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। स्टेज 3 द लर्नर इज प्लेटोइंग इन देयर प्रोफिशिएंसी। अब आपने कोई स्किल सीख लिया, अब उसको कितना ही सीख सकते हैं, एक टाइम आएगा जब वो स्किल भी, मतलब आप उस स्किल के बारे में हर एक चीज जान जाएंगे, वो स्टैग्नेशन आ जाएगा, दैट विल बी अ प्लेट्यू। स्टेज 4 द लर्नर रियलाइजेस देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूविंग द स्किल्स एंड परफॉर्मेंस अगेन इंक्रीजेस। फिर आपको लगता है नहीं, इसमें अब ये चीज सीख सकते हैं, ये चीज रह गई है, तो आपकी परफॉर्मेंस फिर से बढ़ जाएगी। स्टेज 5 इट इज ओवर लर्निंग वेयर अ स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक मसल मेमोरी फॉर द लर्नर। अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें सीखने के लिए। देखिए, which which of the following model represents more patterns of learning and reflects? देखिए, आपने सारे कर्व्स देखे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कर्व था, एस कर्व, डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो कौन से जो कर्व था उसमें पैटर्न्स जो थे लर्निंग के वो ज्यादा थे? दैट इज कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व। कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, एस वाला ऐसे था, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला था वो ऐसे ऐसे है ना, तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व। Which period of learning shows no improvement in the learning curve? That is plateau. Which of the following are the causes of plateau associated with the learning curve? Lack of balance among various phases of a complex skills, shifting attention from one phase of performance to another, fatigue and boredom, positive interest and incentive. अगर तो पॉजिटिव इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि उसमें और कुछ भी सीखा जा सकता है, तो ऑब्वियसली आप कभी प्लेट्यू रीच ही नहीं करेंगे, आपके पास हर बार एक नई चीज होगी सीखने के लिए। सो अगर आप इसको भी हटा देंगे, सो दीज 3 आर द कॉजेज जिसकी वजह से हमारा प्लेट्यू आता है। यानी इफ देर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, अगर आपका जो अटेंशन स्पैन है वो शॉर्ट है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, या फिर आप थक गए हैं, या फिर आप बोर हो गए हैं, सो ऑल दीज लीड्स टू प्लेट्यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजेदार लगी होगी। मैंने बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स लिए हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि हाँ ठीक है इसमें कहाँ ही क्वेश्चन आएगा, बट बाय चांस अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें अटक भी जाता है तो आपके 2 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। एंड
दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी, कनेक्ट टू देम। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।